पगड़ी का उदाहरण दे रहा था मैं। तो राजस्थान में जो पगड़ी है, तो पगड़ी वहां पर यहाँ के लोगों को तेज गर्मी से सुरक्षा देने के लिए इस प्रकार का पगड़ी। अगर हम साउथ की तरफ जाते हैं तो वहाँ के जो लोग हैं वहां पर आपको पगड़ी का उपयोग करते हुए नहीं मिलेंगे। तो पगड़ी का जो उपयोग है कहीं पर आपको मिलेगा, कहीं पर नहीं मिलेगा, तो उसके पीछे कारण जो है वो है आपकी जलवायु। जलवायु अगर कह सकते हैं कि अगर गर्म है, तो गर्म जलवायु होने के कारण वहां पर आपको पगड़ी की आवश्यकता महसूस हुई, आपने पगड़ी का प्रयोग किया। दक्षिणी भारत की तरफ जाते हैं, वहां पर सिर पर किसी प्रकार का कपड़ा पहनने की आवश्यकता नहीं रहती है। पानी ज्यादा होने के कारण या पानी वाला क्षेत्र ज्यादा होने के कारण वहां पर जो उनका जो वस्त्र होता है वो लुंगी का प्रेफर करते हैं। तो उसके पीछे जो कारण है, तो वहां पर पानी का क्षेत्र होना वहां पर एक कारण है कि वो लुंगी किस प्रकार से पहनते हैं। इसी प्रकार से हम राजस्थान के कह सकते हैं कि जो वस्त्र हैं, तो उस वस्त्रों में सफेद कलर का उपयोग ज्यादा किया जाता है। साउथ के अंतर्गत भी सफेद रंग के कलर का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो गर्मी से बचाव के लिए हम इस प्रकार का प्रयोग करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में जाएंगे तो वहां पर आपको जो वस्त्र मिलेंगे, उन वस्त्रों के जो रंग है वो काफी गहरे कलर के मिलेंगे, रेड कलर का मिलेगा और ढीले ढाले मिलेंगे, क्योंकि वहां पर आपको पहाड़ों पर ऊपर भी चढ़ना है और पहाड़ों से नीचे भी उतरना है। फिर गर्मी आपके जो बर्फ से बचाव के लिए वहां पर आपको कह सकते हैं कि थोड़े से ढीले ढाले और लबादे जिसे कहा जाता है वैसे वस्त्र पहने जाते हैं, तो वस्त्र पर भी प्रभाव रहता है। फिर हम मकान की बात करते हैं और भवन निर्माण की सामग्री की बात। अब मकान कैसे होंगे, तो हम जैसे मकान बनाते हैं, तो हमारा यहाँ पर जो मकान बनाया जाता है उस मकान की जो खिड़कियां हैं वो हम किस तरफ रखते हैं, बताएगा? देखो, हमारे मकान की जो खिड़की है वो हम पश्चिम दिशा की ओर ज्यादा बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि उस दिशा से हवाएं चलती है। ठीक है। यहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है, इसलिए हम हमारे जो मकान होते हैं वो ऊपर से लगभग फ्लैट बनाते हैं। जहाँ कहीं पर भी गर्मी का प्रकोप ज्यादा है, तो उन क्षेत्रों के अंतर्गत हम जो है हमारे जो मकान है उस मकान के ऊपर कह सकते हैं कि घास फूस का भी प्रयोग करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी क्लाइमेट किस प्रकार की है। अगर साउथ की तरफ जाएं या किसी पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात करें, तो पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ ज्यादा गिरती है, तो बर्फ ज्यादा गिरने के कारण वो अपनी छतों को ढलान नुमा बनाते हैं। इग्लू की बात करें कि जिस प्रकार से हम यहाँ केवल हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, तो एस्किमो के जो मकान होते हैं वो किस प्रकार के बर्फ के बने हुए और ऊपर से बिल्कुल सपाट, अंदर जाने का रास्ता बिल्कुल छोटा। हम जंगलों की बात करें तो वहां के जो मकान होंगे वो मचान के रूप में किसी पहाड़ जो पेड़ है उस पेड़ के ऊपर बने हुए मकान मिलेंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे तो वहां पर हमारे जो मकान होंगे वो अलग प्रकार के। फिर हम कह सकते हैं कि वहां पर किस प्रकार की प्राकृतिक क्रिया है। जैसे कि अगर बात करें कि हम हमारे मकान को बनाने के अंतर्गत हम पत्थरों का प्रयोग करते हैं या ईंटों का प्रयोग करते हैं। पत्थरों का प्रयोग भी किया जाता है, ईंटों का प्रयोग इसलिए भी किया जाता है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। पत्थर के मकान मजबूत भी ज्यादा रहते हैं लेकिन गर्म ज्यादा होते हैं। ईंटों के मकान होते हैं आसानी से गर्म नहीं होते हैं, थोड़ा सा समय लगता है। तो दूसरी तरफ हम पहाड़ी क्षेत्रों की ओर जाते हैं, तो वहाँ के या जंगलों के जो मकान होते हैं उसको बनाने के लिए जो सामग्री काम में ली जाती है वो लकड़ियों का प्रयोग ज्यादा किया जाता है, घास फूस का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। जापान की बात करें, जापान के लोग अपना मकानों का जो निर्माण होता है वो लकड़ी से करते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है, तो वो स्ट्रक्चर, जैसे जापान का उदाहरण ले हम, तो जापान में जो लकड़ी के बने हुए मकान बनाने के पीछे जो कारण है वो इस प्रकार से है कि वहां पर दिन में 2-3 भूकंप आ जाता है, तो उनके मकान बिखरते रहते हैं और नुकसान कम हो इसलिए वो मकान अपने लकड़ी के बनाते हैं। तो भवन के निर्माण की जो सामग्री है वो भी जलवायु पर निर्भर करती है। कैसी जलवायु है, अगर कह सकते हैं कि आर्द्र जलवायु है, बहुत ज्यादा बारिश होती है और वहां पर कह सकते हैं कि हम मकान बनाने में जो सामग्री काम में लेते हैं वो चूने का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर चूना ठहर नहीं पाएगा। लकड़ी का ही ज्यादा प्रयोग करते हैं तो लकड़ी गल भी सकती है। तो ये कुछ स्थितियां होती हैं, वो प्रभावित करती हैं कि वहां पर किस प्रकार के वस्त्र होंगे। फिर हम संस्कृति की बात करते हैं, संस्कृति में आपका खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, ये सारे ही शामिल हो जाते हैं। तो इन सभी को कह सकते हैं कि अलग अलग रूप में मनाया जाता है।
जैसे कि हम कह सकते हैं कि फसल कटने का जो त्योहार है उसको हम कोई कह सकते हैं कि कोई बिहू के रूप में बनाता है, कोई पोंगल के रूप में बनाता है, कोई लोहड़ी के रूप में बनाता है, कोई मकर संक्रांति के रूप में बनाता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के मौसम के अनुसार त्योहार मनाए जाते हैं। तो ऋतु या जलवायु का जो प्रभाव रहता है वो रहता है। तो ऋतु और जलवायु जो है वो जो है पदार्थ, ये आपके प्राकृतिक तत्व है। प्राकृतिक तत्व और ये जितने भी जो तत्व हैं ये आपके कह सकते हैं कौन से तत्व हैं, ये आपके मानवीय तत्व हैं। तो प्राकृतिक तत्व और मानवीय तत्व हैं वो एक दूसरे से संबंधित है। किस प्रकार से संबंधित है? तो ये हो गया आपके मानवीय तत्व और ये हो गया प्राकृतिक तत्व, दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। क्लियर? प्रॉब्लम हो तो मैसेज कर दीजिएगा। नाम वैसे मैं नहीं बताता किसने प्रॉब्लम रखी है, सोल्यूशन दे दिया जाएगा। बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिट्टी की बात करते हैं नेक्स्ट। मिट्टियाँ, मिट्टियाँ क्या है? जो है हमारे लिए भोजन का स्रोत है, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से, दोनों ही रूप से वो हमारे भोजन का स्रोत है। अप्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं हम इसके अंदर डायरेक्ट फसल उगा रहे हैं और फसल हमारे लिए पोषण का कार्य करती है। अप्रत्यक्ष रूप से अगर बात करें तो अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो शामिल होगा वो होगा हमारे पेड़ पौधों पर निर्भर रहने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु। तो विभिन्न जो जीव जंतु हैं जो पेड़ पौधे पर निर्भर है, तो पेड़ पौधों पर निर्भर होने के कारण, लेकिन वो पेड़ पौधे पर निर्भर होने के बाद जो भक्षण या जिसका उसका जो सेवन किया जाता है वो मनुष्य के द्वारा किया जाता है। तो वह किसी न किसी प्रकार से उसके भोजन का एक स्रोत है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से आ रहा है चाहे अप्रत्यक्ष रूप से आ रहा है। फिर हम बात करते हैं कि मिट्टियां तय करती हैं कि हमारे जो मानव सभ्यता है या हमारा जो कह सकते हैं कि जो हमारी जो सभ्यता है या हमारा रहवास किस जगह पर होगा, ये काफी हद तक मिट्टियां तय करती है। अगर हमें कहा जाता है या जो अभी जो वर्तमान के लोग हैं उन्हें कहा जाता है कि पश्चिमी रेगिस्तान में जाइए या राजस्थान के थार के मरुस्थल में जाइए और वहां पर आपका एक गांव बसा दिया जाता है, सभी को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे, सरकार फ्री में आपको मकान बना कर देगी, तो कोई लोग वहां पर जाना पसंद नहीं करेंगे। पता है कि ठीक है पैसा मिल गया, फ्री की जमीन मिल गई, लेकिन वहां पर खाएंगे क्या? पैसे एक समय के बाद खत्म हो जाएंगे। तो जितने भी जो नगर बसे हैं या गांव बसे हैं उसमें सबसे पहले ये तलाश की गई है कि बंजर क्षेत्र को छोड़ा गया है, जहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है उसी क्षेत्रों में गांव या शहर या नगर बसाए गए। तो ऐसा जो क्षेत्र मिलता है वो नदी घाटियों के क्षेत्रों में मिलता है। जितनी भी विश्व की सभ्यता है, चाहे आप सिंधु घाटी की सभ्यता ले लीजिए, चाहे गणेश्वर की सभ्यता ले लीजिए, चाहे आप मिस्र इजिप्ट की जो सभ्यता है, चाहे इनका मैक्सिको की जो सभ्यता है या माया माया सभ्यता है, तो इन सभी सभ्यताओं की अगर बात करें, मेसोपोटामिया की हो चाहे को विश्व की किसी भी कोने की बात करें, ज्यादातर जितनी भी जो बसावट हुई है या जो बसाव हुए हैं नगर, वो उपजाऊ मिट्टी के क्षेत्रों में ही हुआ है और उपजाऊ मिट्टी मिलती है आपको नदी घाटियों के क्षेत्र में। तो मिट्टियां काफी हद तक मनुष्य को प्रभावित करती है और मानव पर्यावरण के संबंधों को निर्धारित करती है। फिर अगर हम बात करते हैं मिट्टियां किस प्रकार से पाई जाएगी, तो दोनों ही कह सकते हैं कि मिट्टियों की अगर परत देखें तो पर्वतों से जैसे जैसे हम मैदानों की ओर बढ़ते हैं, यानी पर्वतों से हम मैदानों की तरफ जाएंगे तो मिट्टी की जो परत है वो आपको पर्वतों पर काफी पतली सी महीन सी मिलेगी। और जैसे जैसे आप मैदानों की तरफ जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत लंबी लेयर या मोटी सी परत आपको देखने को मिलेगी। पर्वतों पर आप मिट्टी को खोदना शुरू करें तो मुश्किल से आपका कुछ इंच के बाद आप कह सकते हैं कि मिट्टी के नीचे आधारशिला के रूप में आपको वहां पर पत्थरों की शिला नजर आएगी। और दूसरी तौर पर अगर हम नदी घाटी क्षेत्रों की अगर बात करें तो वहां पर आप 200 फीट तक की गहराई तक भी अगर किसी प्रकार से खोदने की कोशिश करें तो आपको मिट्टी मिट्टी नजर आएगी। इसी प्रकार से मिट्टियां भी तय करती है कि जनसंख्या किस प्रकार से होगी। तब चूंकि पर्वतों पर मिट्टियों की जो परत छोटी है, ऑब्वियसली वहां पर प्रोडक्शन नहीं होगा, खेतीबाड़ी नहीं होगी, वहां पर निर्भर जनसंख्या है वो आपको कम देखने को मिलेगी। मैदानों की तरफ आपको इस मिट्टी की परत ज्यादा देखने को मिलेगी, तो वहां पर आपको जनसंख्या भी देखने को ज्यादा मिलेगी, क्योंकि जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इसी पर निर्भर रहता है। यानी
इन्हीं मिट्टियों पर निर्भर रहता है और मिट्टियां ही तय करती है कि किस प्रकार से कहाँ पर जनसंख्या किस प्रकार की रहेगी। क्लियर? को डाउट हो तो मैसेज कर लीजिए, कोई चीज समझ में नहीं आई हो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है शैल एवं खनिज। शैल यानी हमारे विभिन्न चट्टाने, चट्टाने जो हैं वो किस प्रकार से मानव को प्रभावित करती हैं। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि जो चट्टाने और खनिज दोनों को एक साथ देख लेते हैं। किसी क्षेत्र की आर्थिक उन्नति का आधार होता है। आर्थिक उन्नति के आधार के लिए यानी वहां पर चट्टान किस प्रकार की पाई जाती है और खनिज अगर ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं तो उस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ़ होगी, वहां पर रोजगार काफी अच्छा होगा। अब रोजगार अच्छा होगा तो उस क्षेत्र में कह सकते हैं कि विकास की संभावनाएं भी वहां पर आपको अधिक देखने को मिलेगी। यानी वहां पर आपको शिक्षा का स्तर भी अच्छा मिलेगा क्योंकि रोजगार मिल रहा है लोगों को, तो लोगों की जेब में पैसा है, लोगों की जेब में अगर पैसा है तो वो खर्च भी ज्यादा कर पाएंगे। तो आर्थिक उन्नति का आधार जो होता है वहां पर पाए जाने वाले खनिज पाए जाते हैं। बाड़मेर का उदाहरण ले लीजिए। बाड़मेर में एक समय था कि वहां के प्लॉट्स जो होते हैं वो कोई खरीदने के लिए तैयार ही नहीं था, कि कौन जाएगा ऐसे क्षेत्रों में जहां पर तेज गर्मी पड़ती है। वही ऐसा बाड़मेर का क्षेत्र है कि वहां पर सरकार को ऐसा समय आया कि प्लॉट बिक्री पर रोक लगानी पड़ी। इतनी तेज गति से वहां पर प्लॉट बिकने लगे। क्यों? क्योंकि वहां पर खनिज तेल निकला। खनिज तेल निकला तो भविष्य की संभावनाएं बढ़ी। अब संभावनाएं बढ़ती हैं, बड़ी बड़ी सी कंपनियां वहां पर आती है, लोगों को रोजगार मिलता है, लोग रहने आते हैं, लोगों को रहने के लिए मकान चाहिए, उसको स्कूल चाहिए, अच्छी फैसिलिटीज वाले स्वास्थ्य केंद्र चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी सुविधाएं चाहिए। तो वही बाड़मेर जहां पर कोई जाना पसंद नहीं करता और कहा जाता है कि पत्थर की टांगे ही वहां पर आपको ले जाएगी, ले जा सकती है। तो ऐसे क्षेत्र में कह सकते हैं कि आर्थिक विकास हो जाता है, वो होता है खनिज पदार्थों के पीछे। तो वहां पर औद्योगिक क्रांति होती है, औद्योगिक उन्नति होती है, वहां पर लोगों को रोजगार मिलता है। तो इस प्रकार के कार्य होते हैं। फिर हम कह सकते हैं कि खनिज खनिज का जो खनन खनन होता है उसको एक ब्रोंज, जो हमने पढ़ा ब्रोंज, उसको लुटेरी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और लुटेरी अर्थव्यवस्था क्या होती है? देखो, अर्थव्यवस्था को लूटने वाला। भाई आपके पास खजाना भरा पड़ा है और कोई चोर उसे थोड़ा थोड़ा सा करके निकाल रहा है। तो हमारे पास खजाने के रूप में क्या है? खनिज भंडार है। खनिज भंडार हमारे पास खजाना है आपके पास पड़ा है, तब तक आपके लिए है। लेकिन अगर कोई लूट कर इसे धीरे धीरे खाली करता चले तो हम उसे लुटेरी अर्थव्यवस्था कहेंगे। ये ब्रूस कहते हैं। ये ब्रूस कहते हैं कि हालांकि आर्थिक विकास इससे खनिज पदार्थों से जुड़ा हुआ है, लेकिन आर्थिक विकास जो हो रहा है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो खजाना है वो समाप्त हो जाएगा। समाप्त होने के बाद क्या ले जाओगे? सारा खजाना समाप्त, आपकी अर्थव्यवस्था चौपट। तो इसे ब्रूंस ने लुटेरी अर्थव्यवस्था कहा है। ये प्रश्न एक बार पूछा गया है कि लुटेरी अर्थव्यवस्था किसने कहा? ब्रूंस ने कहा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। आपका जल। जल है तो कल है। जल के स्रोत कौन कौन से हैं? जल का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? हम पेयजल के रूप में करते हैं। पीने का पानी हमें चाहिए। हमें उद्योगों में पानी की आवश्यकता है, कृषि में सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता है। इसी कारण जितने भी जो गांव बसे हैं या शहर या नगरों का विकास हुआ है वो कहाँ हुआ? नदी घाटियों में हुआ। क्यों? क्योंकि पेयजल उद्योग और कृषि और इसके साथ साथ परिवहन के साधन के रूप में हमें जल की आवश्यकता रहती है। पीने के लिए पानी चाहिए, उद्योगों में भी पानी चाहिए, सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता है और जहाज चलाने के लिए भी हमें पानी की आवश्यकता होती है। इसी कारण जितने भी जो नगर बसते हैं वो नदी घाटियों में बसते हैं। फिर इसके जो स्रोत हैं कौन कौन से हैं? एक तो कुएं हैं। कुएं जानते हैं? ओपन वेल जो होता है, खुला कुआं, जिसे हम कोई कुआं कहता है, कोई दहड़ कहता है, कोई अलग अलग नामों से जानते हैं। नलकूप जो होता है, नलकूप का अर्थ होता है ट्यूब वेल। ट्यूब वेल, नल। हर घर में अभी देखने को मिलेगा। तो ये भूमिगत जल इस प्रकार से प्रभावित करता है। इसी प्रकार से
इसी का ही एक अन्य रूप है, वो है हमारा प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति है वह भी मानव पर्यावरण के संबंधों को निर्धारित करने में अपना अमूल्य योगदान देती है। अब मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों में हम प्राकृतिक वनस्पति का रोल देखें तो किस प्रकार से है, तो हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति पर सबसे पहला हमारा आधारभूत जो व्यवसाय है, बेसिकली जो कह सकते हैं कि जो प्राइमरी जो एक्टिविटीज है वो डायरेक्टली किसी से जुड़ी हुई है, डायरेक्टली आपके इस प्राकृतिक वनस्पति से जुड़ी हुई है। अब इस प्राकृतिक वनस्पति में हम वन को शामिल करते हैं। वन हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। हम विभिन्न प्रकार के घास स्थल की बात करते हैं, तो विभिन्न प्रकार के घास स्थल जैसे कि हम प्रेरीज की बात करें, कहाँ पर पाया जाता है? एनीबॉडी आंसर? वन बाय वन करके सबका आंसर ट्राई करें। कोई नहीं। प्रेरीज, उत्तरी अमेरिका एक आंसर आया। अमेरिका नहीं लिखेंगे, उत्तरी अमेरिका। स्टेपीज, एक्सरसाइज करें, पिछला रिवाइज करें। चलो मैं बता देता हूँ, समय खराब ना हो। स्टेपीज है आपके एशिया, मध्य एशिया, मध्य यूरोप के क्षेत्रों में। सवाना की बात करते हैं, ये भी कह सकते हैं आपके सवाना उष्णकटिबंधीय जो घास के स्थल है, सवाना कहलाता है। कैंटरबरी कोई बताएगा? आपके न्यूजीलैंड। पंपाज जो है वो आपके अर्जेंटीना के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो वन जो होता है वो आपके लिए यह प्राकृतिक जो वातावरण के साथ संबंधों को निश्चित निश्चित करते हैं। घास स्थल, फिर अर्ध मरुस्थल यानी छोटे छोटे जो मरुस्थल है, ये भी कह सकते हैं कि आपके विभिन्न प्रकार से इन संबंधों की रूपरेखा को तय करते हैं। अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो स्थल है प्राकृतिक वनस्पति के रूप में है, वो आप क्या कह सकते हैं मानव और पर्यावरण के संबंधों को तय करते हैं। यानी यहाँ पर जो आर्थिक क्रियाएं, सामाजिक क्रियाएं, सांस्कृतिक क्रियाएं आपको अलग अलग प्रकार के देखने को मिलेगी। तो इसके पीछे का रीजन क्या है कि वहां पर अलग प्रकार की क्लाइमेट पाई जाती है, अलग प्रकार का स्ट्रक्चर पाया जाता है। नेक्स्ट बनता है जंतु जगत। जंतु जगत जो है उसके अंतर्गत आपका पशुपालन है। पशुपालन एक मुख्य व्यवसाय रहा है, जहां तक कह सकते हैं कि पशुओं ने कह सकते हैं कि उसके साथ सहजीवन सीखा। सहजीवन का अर्थ होता है कि पहले मनुष्य अकेला घूमता था और अपने भोजन की संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए घूमता रहता था, और उसने धीरे धीरे पशुओं को आ, मांस के लिए, अपने भोजन के लिए मारना शुरू किया। फिर उसको पता लगा कि नहीं, इसको तो अब कह सकते हैं कि घूमते घूमते कहाँ तक हम पकड़ेंगे, क्यों ना हम उसको साथ साथ ही रखें। तो उसने पशुओं को बांधना सीखा। बांधना सीखा, फिर धीरे धीरे उसको पता चला कि इसका जो दूध है वो मेरे लिए काम आ सकता है। फिर वो दूध को कह सकते हैं कि वो खट्टा करके पीने लगा, यानी उसका दही बनाना सीखा। तो अलग अलग प्रकार से कह सकते हैं कि सहजीवन प्रारंभ हुआ और पशुओं की जब उपयोगिता शुरू हुई। मनुष्य कहा है कि मनुष्य क्या है, स्वास्थ्य या एक विश्व का, या फिर कह सकते हैं इस पृथ्वी का सबसे स्वार्थी जो है वो है आपका मानव। तो मानव ने अपने स्वार्थ के लिए पशुओं को पालना शुरू किया। पशुओं को पालते समय केवल और केवल उन्हीं पशुओं को पाला जो उसके लिए काम के हैं। बाकी जितने जो पशु है उसको वो छोड़ता गया। तो ऐसे ऐसे करके जो गाय वगैरह हैं या जो बकरियां हैं उनकी संख्या तो हो गई ज्यादा। डायनासोर चल काम का नहीं था, मेमथ जैसे बड़े बड़े हाथी काम के नहीं थे उनको, या कई प्रकार के बंदरों की जातियां वगैरह धीरे धीरे नष्ट होती गई। तो इस प्रकार से सहजीवन शुरू हुआ और मनुष्य के लिए अब उपयोगी, मनुष्य के लिए पशुपालन किस प्रकार से उपयोगी। तो इसके मांस प्राप्त होता है, डेयरी पदार्थ प्राप्त प्राप्त होता है, विभिन्न वस्त्रों के लिए यानी चमड़े संबंधी आवश्यकता के लिए इसी पर निर्भर है। कृषि कार्यों में हम इन पशुओं का उपयोग करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। मनोरंजन के रूप में भी इनका प्रयोग करते हैं, उनको चाहे झगड़ा कर करना हो या फिर किसी प्रकार से नाच दिखाना हो बंदर का। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो पशु है या जंतु जगत है वो भी मनुष्य और वातावरण को संबंधों को प्रभावित करता है। ये तो उपयोगी जानवर हो गए। ठीक है, उपयोगी जंतु की बात करें, कुछ हानिकारक भी होते हैं। मच्छर जो होते हैं प्रभावित करते हैं मानव पर्यावरण संबंध को। टिड्डी का अभी देख लीजिए उदाहरण। ये भी कह सकते हैं कि मानव और पर्यावरण के संबंधों को कह सकते हैं आपके प्रभाव। फिर रेप्टाइल्स की बात करते हैं। रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जितने भी जो जीव है, चाहे सांप ले लीजिए या फिर अन्य प्रकार के जो रेंगने वाले जीव है, उनको सभी को शामिल हम इसके अंतर्गत कर सकते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि मानव और पर्यावरण के संबंधों की रूपरेखा को तय करते हैं। लास्ट जो है वो है आपके महासागरों के तट। तो महासागरों के जो तट होते हैं
वो हमारे जलवायु परिवर्तन को लाने में सावधान। मैंने कहा था कि मुंबई की जो जलवायु है वो काफी सम पाई जाती है। तो सम पाई जाने के पीछे कारण क्या है कि वहां पर कह सकते हैं कि वो समुद्र के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती, ना तो वहां पर ज्यादा आपको गर्मी देखने को मिलेगी, नहीं वहां पर आपको सर्दी देखने को मिलेगी। एक प्रकार का जो वातावरण है वहां पर देखने को मिलेगा। तो जलवायु परिवर्तन करवाते हैं। फिर इस बात करें, हम बारिश की बात करते हैं कि बारिश जो आती है तो बारिश की जो आर्द्रता है या जो बूंदे गिरती है तो वो आर्द्रता कहाँ से आती है? महासागरों से आती है। महासागरों का पानी गर्म होता है, उससे भाप बनती है। आर्द्रता जो होती है वो उसके ऊपर बहने वाली हवा के द्वारा ग्रहण की जाती है, और जैसे ही सेचुरेटेड हो जाता है, संतृप्त होने के बाद वो पानी हमारे पास पहुंच जाता है। तो ये एक प्रोसेस जो है उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो किसका है? महासागरों का रहा है। मछलियां उसके लिए भोजन के रूप में जानी जाती है, और भोजन पदार्थों के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। रुकिएगा एक मिनट। एक मिनट। हाँ, यहाँ तक क्लियर। फिर हम भोज्य पदार्थों की बात करें, यानी खाने के लिए भोजन। विश्व की अधिकांश जो जनसंख्या होती है वो समुद्रों से जो पानी युक्त में पलने वाले विभिन्न जो जीव होते हैं उन पर निर्भर रहता है। यानी मछलियां जो हैं, वो मछलियां विश्व की लगभग एक तिहाई जनसंख्या के लिए भोजन पदार्थों की व्यवस्था करती है। तो भोज्य जो पदार्थ होते हैं वो भी महासागरों से प्राप्त होते हैं। फिर हम खनिज खनिज संसाधन की बात करते हैं, चाहे मुंबई हाई का ले लीजिए या विभिन्न जो महासागरों के अंतर्गत जो खनिज पदार्थ मिलते हैं उसमें आपके खनिज तेल का योगदान काफी ज्यादा है। कोयला नहीं मिलता है वहां पर, आपको खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार मिल जाते हैं। प्राकृतिक गैस का मैंने बताया था कि जैसे ही हम ड्रिल करेंगे तो ड्रिल करते समय सबसे पहले जो निकलेगी वो प्राकृतिक गैस निकलेगी, उसके बाद आपका खनिज तेल निकलेगा, और उसके नीचे जो भूगर्भीय जल निकलता है। तो इस प्रकार के से आपके खनिज संसाधन के रूप में क्रूड ऑयल या जो आपके पेट्रोल डीजल जो पदार्थ है वो यहाँ से मिलते हैं। फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए यात्राओं के बड़े बड़े जो मार्ग है वो भी महासागरों द्वारा तय होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, शक्ति संसाधन। शक्ति संसाधन के रूप में हम बात करते हैं हमारे ज्वारीय ऊर्जा के बारे में, कि ज्वारीय जो ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार से ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जिसे ऑटेक एनर्जी भी कहा जाता है और टाइडल एनर्जी भी कहा जाता है। उसके माध्यम से हम बिजली बनाते हैं। तो इस प्रकार से शक्ति संसाधन के रूप में भी जो महासागर और महासागरों के जो तट होते हैं वो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। तो इस प्रकार से हम एक मिला जुला से एक अध्ययन करते हैं कि इन सभी जो प्राकृतिक तथ्य हैं उन तथ्यों का हम संबंध देखते हैं। हमने एक क्लासिफिकेशन किया है कि अलग अलग प्रकार के जो प्राकृतिक तत्व है वो किस प्रकार के लिए हमारे लाभदायक होते हैं। वन बाय वन करके मैंने एक बार वापस इनको वापस दिखा देता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले हम मानव और पर्यावरण के संबंध, आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंतर्गत आप देखेंगे कि सिलेबस के अंदर ये होता है ना टॉपिक, ज्योग्राफिक, एनवायरमेंट एंड मैन। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ मेजर लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट एंड वाटर बॉडी, ये तीन दे रखी है ऑन ह्यूमन एक्टिविटी। तो आपको पढ़ना क्या, लैंडफॉर्म्स का, जलवायु का और वाटर बॉडीज का। ठीक है, ये तीन ही है आपकी डिटेल में, मैंने आपको सारे ही बता दिए। ठीक है, तो लैंडफॉर्म्स कौन से हैं? तो लैंडफॉर्म्स तो केवल और केवल यहाँ पर ये देश संबंध वाला आप पढ़े तो नहीं पढ़े तो भी चलेगा। लैंडफॉर्म्स ये जो लैंडफॉर्म्स होते हैं वो लैंडफॉर्म्स किस प्रकार से मानव की क्रियाओं पर प्रभाव डालते हैं। तो महाद्वीप, महासागर की तली, ये आपके प्राथमिक स्तर के, द्वितीयक स्तर के और तृतीयक स्तर के। तो इनका जो प्रभाव रहता है वो स्वभाव, त्वचा का रंग, कृषि, व्यवसाय, खान पान, वेशभूषा, इन सभी पर किस स्वास्थ्य, इन सभी पर क्या प्रभाव रहता है वो यहाँ पर स्पष्ट करना है। ठीक है, जलवायु का भी इसमें शामिल है कि मनुष्य की जो स्वास्थ्य जो है उसको तय करने में इसका योगदान रहता है। उसकी भौतिक क्षमता को तय कर किया जाता है। वस्त्र जो होता है वो भी इसी के माध्यम से तय होता है।
मकान व भवन निर्माण की जो सामग्री है वो भी जलवायु के आधार पर निश्चित की जाती है कि हम हमारे मकान पर ढलान बनाएंगे या सीधी छत बनाएंगे, लकड़ी की छत होगी या फिर पत्थरों की छत होगी, आरसीसी होगी, या क्या छत की सामग्री के अंतर्गत हम घास का प्रयोग करेंगे। ये काफी जो डिपेंड करता है वो हमारे जलवायु पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमने मिट्टियों की बात, मिट्टियां तय करती हैं कि वहां पर कृषि कार्य संभव है या नहीं है। इसी प्रकार से खनिज का भी हमने देखा कि औद्योगिक उन्नति का आधार है। मैन आपके ये कोर्स में दे रखा है आपके सिलेबस में। जो जल है वो जल किस प्रकार से, तो जल से आपको पेयजल भी मिलता है, उद्योग के लिए जल मिलता है, कृषि कार्य होता है, नदी घाटियों के अंतर्गत इसका विकास होता है, और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि परिवहन के साधनों का भी विकास इसके माध्यम से होता है। तो भूमिगत जल के जो स्रोत हैं, वाटर बॉडीज की बात करते हैं। वाटर बॉडीज के अंतर्गत मुख्यतः आपके 3 वाटर बॉडीज को हम ले लेते हैं। सबसे बड़े स्तर पर ले लेते हैं महासागर। तो महासागर मनुष्य को प्रभावित करते हैं। फिर हम छोटे सागरों की बात कर लेते हैं, फिर नदियों की बात कर लेते हैं, झीलों की बात कर लेते हैं। ये सभी जो है वाटर बॉडीज, ये कहीं ना कहीं पर मानवीय क्रियाओं को प्रभावित करते हैं या मनुष्य को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका संबंध वाला जो चैप्टर होता है वो पूरा क्लियर होता है। लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट एंड वाटर बॉडीज ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज। क्लियर। जियोग्राफिक इन्वायरमेंट एंड मैन, ये हेडिंग है। और ये लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट एंड वाटर बॉडीज का जो चैप्टर है वो हमने किया। हिंदी वाला दिखा देता हूँ आपको। भौतिक पर्यावरण और मानव। भौतिक पर्यावरण का मानव के पर क्या प्रभाव है, तो प्रमुख भू आकाश, जिसके अंदर भू आकार, पर्वत पठार मैदान। जलवायु किस प्रकार की है, शीत है, उष्ण है या शीतोष्ण है। जलवायु सागर है, महासागर है या नदी है या झील है, किसके किनारे वो बसा हुआ है मानव, तो उसका उसकी क्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको हमने स्पष्ट किया। तो डाउट हो तो पूछ लीजिए। कोई डाउट नहीं। अटेंडेंस फॉर्म भेजता हूँ, फटाफट भर दीजिएगा। प्रश्न हो तो मैसेज करें या सबके सामने पूछ लें। कोई समस्या। आरसीसी क्या होता है, कौन सा आरसीसी, किसी ने प्रश्न पूछा। कौन से आरसीसी की बात कर रहे हैं आप। फॉर्म भरते रहे बाकी तो। साक्षी, जा रहे हो, आ रहे हो, वापस मैसेज करें कौन सा आरसीसी। आरसीसी जो मकान वाला है। मकान के बारे में कहा होगा मैंने, मकान जो है वो आरसीसी का बना होगा या फिर आपके जो घास फूस का बना रहेगा। आरसीसी नहीं जानते आप। देखो इसको सही जो नाम है वो है आपका रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। कभी पूरा नाम जो है शायद ही किसी ने पढ़ा होगा। तो सबको कह देता हूँ, मैं बता देता हूँ। आरसीसी की फुल फॉर्म किसी ने प्रश्न किया, अच्छा किया। पूरा नाम जो होता है वो ये होता है, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट और कंक्रीट का जो मिक्सचर होता है जो हमें रेन से बचाता है वो आरसीसी कहलाता है। एक पीसीसी भी होता है जिसके अंतर्गत सीमेंट डाला जाता है, रेत डाली जाती है, ग्रेवल डाला जाता है और पानी डाला जाता है। तो उसको प्लेन सीमेंट कंक्रीट कहा जाता है, पीसीसी।
और कोई डाउट? फॉर्म भर दिया तो आप क्लास छोड़ सकते हैं।